हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसको इस वीडियो में कम्प्लीटली रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। पेपर पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इस जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका इंटरनल चॉइस तो रहता ही है। उसमें एक पार्ट में आता है एमलगमेशन, सेकंड पार्ट में आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन के साथ भी थ्योरी आती है, आईआर के साथ भी एक छोटी सी थ्योरी आती है। जो वेटेज रहता है अराउंड 15 टू 17 मार्क्स का आपका पेपर इन दो चैप्टर्स में से आता है। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकेले का वेटेज भी 15 टू 17 है, क्योंकि इंटरनल चॉइस है तो आप लोग इसको देख सकते हो। आ जाओ शुरू करते हैं रिवीजन के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड विद द कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये कीवर्ड है, ऑफ द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। देयर इज़ नो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये कि कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, मतलब कि जो एसेट्स होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स को रिवैल्यू वगैरह करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, प्लस शेयर्स में भी कुछ वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। और कंपनी का कोई लिक्विडेशन नहीं होता इसमें। लोगों को लगता है कि रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। जनरली 5 to 6 मार्क्स का ही आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। मैंने टेबल फॉर्मेट में बना दिया है, ऐसा ही याद करके जाओ, ऐसा ही एग्जामिनेशन में डायरेक्टली लिख के आ जाना। कॉन्सेप्ट की बात करें, पॉइंट नंबर 1 इन्वॉल्व्स ओवरहॉलिंग या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड टेक ओवर बाई द न्यू कंपनी। पॉइंट नंबर 2 में लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी फॉर्म नहीं होती है। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, ओनली राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स इज चेंज। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आपका नई कंपनी को फॉर्म किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, टेक ओवर, तो इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई टेक ओवर नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में टेक ओवर होता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, लीगल पोजीशन, इसको किस सेक्शन के थ्रू डील किया जाता है, सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को डील किया जाता है सेक्शन 494 से। और मोड जो रहता है इसको आप लिख सकते हो, मैंने 6 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, जनरली आपको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, एक पॉइंट अगर आप भूल गए तो भी आपका काम हो जाएगा। मोड की बात करें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में टेक प्लेस थ्रू द लिक्विडेशन एंड टेक ओवर। बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के 5 मेथड्स हैं, जिसमें आपका 1, 2, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मेथड्स। फिफ्थ वाले का एज सच इम्पॉर्टेंट्स नहीं है, बट इसका जो एडजस्टमेंट है वो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, तो इसमें कुछ थ्योरी वगैरह नहीं याद रखनी है। यही 4 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में पॉइंट नंबर 1 है इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। नया शेयर कैपिटल जब इशू होता है उसके लिए क्या एंट्रीज पास करनी होती है। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू किया जाएगा, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करें, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर नॉमिनल वैल्यू इनटू शेयर्स ऑफ हायर नॉमिनल वैल्यू। इसकी जो एंट्री रहेगी वो आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। दोनों एंट्रीज सेम रहती हैं, ऊपर डेबिट भी वही होगा, क्रेडिट भी वही होगा, लेकिन अमाउंट यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 100 का, तो जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ओल्ड वैल्यू। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू न्यू वैल्यू। देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल अमाउंट, मतलब कि ये जो अमाउंट है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओनली फेस वैल्यू एंड द नंबर ऑफ द शेयर्स वुड चेंज। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक्स। देखिए, शेयर्स टू स्टॉक्स एंड स्टॉक्स टू शेयर्स, ये कन्वर्जन का एक सिंपल सा पॉइंट रहता है, बट एग्जामिनेशन में अगर आपको पता नहीं है तो आप गलती करके आ सकते हो। हालांकि शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें से आप समझ सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होती है वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक,
और जब इसको ही रिवर्स करना होता है, रिकन्वर्ट करना होता है स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी स्टॉक को डेबिट कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री नंबर 4 की बात करें, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। डिवीजन ऑफ शेयर्स मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, उसको डिवाइड करके आप 5 रुपीज़ के 2 शेयर्स बना रहे हो, तो 10 का एक शेयर है तो 5 रुपये के 2 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होती है, सेम एंट्री रहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट यहाँ पे 10 रुपये वाला आएगा, यहाँ पे 5 रुपीज़ वाला आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर को डबल हो जाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। अगर आपके एग्जामिनेशन में ये दिया रहता है कि कंपनी ने कुछ अनइश्यूड शेयर को कैंसिल किया, तो उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, चेंज इन शेयर होल्डर राइट्स, अकाउंटिंग एंट्रीज। पॉइंट नंबर ए आ जाता है फॉर रिडक्शन ऑफ रेट इन डिविडेंड। डिविडेंड का रेट आपको चेंज करना है, जो रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे, 9% क्यूमुलेटिव, सी मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ जाएगा ओल्ड शेयर, यहाँ आ जाएंगे न्यू शेयर्स। तो आप लोग देखोगे जो रेट ऑफ डिविडेंड है सिर्फ उसमें ही चेंज आया है। ये देखो यहाँ 9% था, यहाँ पे 7% हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर बी की बात करें, फॉर चेंज इन द क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव। कोई क्यूमुलेटिव शेयर्स है उसको नॉन क्यूमुलेटिव में चेंज करेंगे, तो पुराने वाले जो शेयर कैपिटल है उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देयर इज़ नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये कि यहाँ जो अमाउंट आएगा ना वो चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें केसेस हैं, 3 केस हैं। केस 1, रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड अमाउंट। इसका जो एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टली पेड अप अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर को फुल्ली पेड अप अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ जो अमाउंट आएगा विथ पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर्स। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, रिड्यूसिंग बाई रिफंडिंग एक्सेस कैपिटल। इसका जो एंट्री रहता है उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स विथ अमाउंट टू बी रिफंडेड, टोटल अमाउंट जो रिफंड करना चाहते हो। और उसके बाद पॉइंट नंबर बी, ये दोनों एंट्रीज एक साथ आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, आंसर में सॉरी। और ये आ जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट रिफंड हुआ है वो, यहाँ पर को कितना अमाउंट रिफंड करना था, इतने यहाँ पे कितना अमाउंट रिफंड आपने किया है। हालांकि अगर इन दोनों क्वेश्चन एंट्रीज को काट कर दोगे तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल को अपने बैंक से पेमेंट कर दिया। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3, रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल। ए, रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू ओनली। तो इसकी एंट्री पास की जाती है आपकी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। देखिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बहुत ही स्पेशल अकाउंट होता है, और इसी के थ्रू सारा का सारा डील होता है। ठीक है, जितना भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं, शेयर कैपिटल में चेंजेस आता है, इसी के थ्रू डील किया जाता है। पॉइंट नंबर बी की बात करें, रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन शुरू होगा वो जनरली इसी एंट्री से शुरू होता है। 100 रुपीज़ का शेयर था जिसको रिड्यूस करके 10 रुपीज़ कर दिया, तो 90 रुपीज़ जो रिकॉर्डेड है उसको क्या करोगे आप, 90 रुपीज़ को सीधा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। सेक्रीफाइस मेड इज़ ट्रांसफर्ड, मतलब ये कि 100 के शेयर पे अगर 90 रुपीज़ सेक्रीफाइस करना है तो 90 रुपीज़ को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट की। देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात करें, व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर गिव अप देयर क्लेम टू द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट रहता है, तो अगर वो अपना राइट गिव अप करते हैं तो कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिजर्व जो होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी की बात करें, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में अगर एप्रिसिएशन हो रहा है मतलब वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो कौन सी एंट्री डालेगी, फिक्स एसेट्स को आप डेबिट कर दोगे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पॉइंट नंबर सी की बात करें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज अ प्रॉफिट। कोई भी फिक्स्ड एसेट है जिसको आप सेल कर रहे हो प्रॉफिट में, तो ये हो जाएगा बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर यही चीज़ लॉस में सेल करते हैं तो एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जो भी लॉस रहता है वो डेबिट हो जाएगा।
पॉइंट नंबर डी की बात करें, सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए क्या एंट्री डलेगी, आउटसाइड लाइबिलिटी। और कोई अगर आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपने प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन को भी डेबिट कर दीजिए, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर ई, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको पे करना चाहते हो तो आप क्या एंट्री डाल सकते हो, आउटसाइड लाइबिलिटी। मान लेते हैं क्रेडिटर को पे करना, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा, और जिस तरीके से जिस मोड में पे करोगे वहाँ वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर कैश के थ्रू करोगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर शेयर कैपिटल इशू करके पेमेंट करोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, डिवेंचर्स इशू करके करोगे तो डिवेंचर आ जाएगा, या कोई एसेट अगर दे रहे हो उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर को वो एसेट का नाम आ जाएगा। पॉइंट नंबर एफ की बात करें, प्रेफरेंस डिविडेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो क्या रहेगा, प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इन एंट्रीज़ को आप लोग याद कर लेना, आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। उसके बाद इसी एंट्री में पैरेलल यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक, डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कट कर दो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, डिविडेंड नाइदर डिक्लेयर नॉट पेड, ना तो डिक्लेयर हुआ है ना पे हुआ है। जब पे ही नहीं हुआ, डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो उसकी नो एंट्री है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर जी की, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, उसको किस तरीके से डील करोगे, तो ये आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक। उसके बाद अगली जो एंट्री रहेगी, क्रेडिट बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन में दो बैलेंसेस आ सकते हैं, एक तो क्रेडिट हो सकता है, एक तो डेबिट हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन का, तो रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट बैलेंस को आप डेबिट कर दोगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में इसका बैलेंस चला जाएगा और यहाँ पर को एंड हो जाएगा। और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस में क्या होगा, इसी चीज़ को आप ऑपोजिट कर दोगे, मतलब क्रेडिट कैपिटल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की, सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो इसमें इसका हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो इसका मैं प्रोविजन भी वहाँ पे बता दूंगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता दूंगा। थ्योरी नहीं आती इस पॉइंट पे, बस आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है। ठीक है, उस समय मैं आपको समझा दूंगा। ये तब तक याद कर लीजिएगा, कंपनी में से यूज सरेंडर ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ री इशू एज पेमेंट। जो सरेंडर शेयर है उसको री इशू कर सकते हैं एज अ पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कुछ पेमेंट करना था, इन्होंने जो शेयर होल्डर्स ने सरेंडर किया था वही री इशू करके क्रेडिटर्स को उनका पेमेंट सेटल करने के लिए, डिबेंचर्स के लिए भी कर सकते हैं, अदर लाइबिलिटी होल्डर्स के लिए भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट जो इसमें रह गया है वो ये कि रिकंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट है ये किस तरीके से किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 में इस चीज़ को बताया गया है कि किस तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। मैं उसको एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जामिनेशन में हालांकि आता नहीं है बट कभी कभी अगर शॉर्ट में पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम डेवलप होती है, स्कीम बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और अप्रूवल के लिए किसके पास भेजा जाता है, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी के पास जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से मैं आगे का बता देता हूँ। एनसीएलटी के बाद यहाँ पर को अप्रूवल मिल जाता है आपको। अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी स्टार्ट करती है रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद अपनी नई बैलेंस शीट बनाती है, न्यू बैलेंस शीट बनाती है, या यूँ कहे कि न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और इनके नेम के साथ जो लगता है आपको कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो नाम के आगे लोगों को एंड रिड्यूस्ड यूज़ करना पड़ता है। जैसे मेरी कंपनी है, मान लेते हैं द कॉमर्स सेक्शन एंड रिड्यूस्ड। अब मुझे बैलेंस शीट की हेडिंग में लिखना पड़ेगा, तो ये देख के आपको पता लग जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ है मेरी कंपनी का। ठीक है, और एक और पॉइंट जो इसमें आता है वो होता है रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं इस स्कीम के। ठीक है, अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फिर होता है आरडी मतलब कि रीजनल डायरेक्टर्स, फिर होता है एनसीएलटी, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर होता है एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। इसके बाद होते हैं दो और वो दो कौन कौन से, एक होता है एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और आ जाता है सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो इसको आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग देख देख के बना सकते हैं। मैंने ईजिली आप लोगों को समझा दिया, एक एक पेज मैंने अच्छे से आपको दिखाया हुआ है, तो आप लोगों को हर एक चीज़ वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला लेके दे सकता हूँ, या तो फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और XBRL वगैरह जो आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट का पार्ट है, हम लोग उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।